हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं माय लास्ट डचेस, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ज़्यादातर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स ही लिखे हैं, चाहे वो उनका पोर्फिरियास लवर हो, चाहे लास्ट राइड टुगेदर हो, चाहे इस पोएम की बात की जाए। सिलेबस की बात करें तो ये यूपीएचईएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें इसको शामिल किया गया है। राजस्थान का पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ अदर एग्ज़ाम्स होते हैं अदर स्टेट्स में, वहाँ पर भी इसको शामिल किया जाता है। हम इसको हिंदी में देखेंगे, लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। 1840 1841 के आसपास कहीं ये लिखी गई थी, लेकिन जो पब्लिकेशन का हुआ था वो ड्रामेटिक रोमांसेस, जो उनका वर्क आया था 1845 में, वहाँ ये पब्लिश की गई थी। और जो रेनेसा पीरियड था, एक आप जानते हैं रिफॉर्मेशन और रेनेसा, ये दोनों पीरियड आए थे इंग्लिश लिटरेचर में, जिससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था इंग्लिश लिटरेचर के राइटिंग पे, उसके स्टाइल पे, थीम्स पे, तमाम चीज़ें। तो उसी समय के एटमॉस्फेयर को रिकैप्चर करती है ये पोएम। और क्योंकि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो इसका जो स्पीकर है वो ड्यूक ऑफ फरारा, एक्चुअली एक इटालियन सिटी थी, वहाँ का एक ड्यूक है, वो बोलता है। और जो लिसनर है वो एक मैसेंजर है, जो आया हुआ है इसके रिश्ते को लेकर के, क्योंकि इसने अपनी जो लास्ट डचेस है, इसको इसने मरवा दिया है, इसका मर्डर करा दिया है आउट ऑफ जेलसी। और मैसेंजर आकर के बात कर रहा है इसकी दूसरी शादी की, तो उसको सारी बातें बता रहा है अपनी लास्ट डचेस के बारे में। वो एक विडोर है और रीमैरी की बात चल रही है। मैसेंजर एक नेबरिंग स्टेट है, वहां से आता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट जो एग्जाम था यूपीएचएससी का, उसमें इस पोएम से सिर्फ यही पूछ लिया था कि जो पेंटर है, जो आप आगे आपको पता चलेगा, फ्रा पेंडोल्फ, वो कितनी बार उसका नाम मेंशन किया गया है इस पोएम में, यही क्वेश्चन पूछ लिया था। हालांकि नेक्स्ट टाइम क्या आएगा तो वो अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है। तो लेट्स स्टार्ट। वो मैसेंजर बैठा हुआ है, बात कर रहा है उससे, और ड्यूक उसको बता रहा है कि दैट्स माय लास्ट डचेस। कहाँ बैठे हुए हैं? ड्राइंग रूम में। और डचेस जो है उसकी उसने एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट बनवा रखी है, पिक्चर बनवा रखी है एक अपने ड्राइंग रूम की दीवार पर। तो कह रहा है कि दैट्स माय लास्ट डचेस। वो उस पिक्चर को देखकर इशारा करता हुआ कह रहा है कि वो देखो, मेरी लास्ट डचेस है, या उसकी लास्ट डचेस की पोर्ट्रेट प्रतिमा, और एक्चुअली वो बनी हुई है पिक्चर, पेंटेड ऑन द वॉल, दीवार पर बनी हुई है। प्रतिमा तो नहीं है, सॉरी, पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। और इतना अच्छा वो पिक्चर है कि इसकी देख के लग रहा है कि एज इफ शी वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित हो। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो यहाँ पे शी के साथ वर का इस्तेमाल किया गया है, एज इफ शी वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित हो। इस तरह से वो पिक्चर बनाई गई है। किसके द्वारा? ये फ्रा पैंडोल्फ है, इनके द्वारा। ही इज एक्चुअली, ये पेंटर जो है ये एक मॉन्क थे और बहुत अच्छे पेंटर थे। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पेंटर। इनका नाम पूछ लिया था, कितनी बार मेंशन किया गया है पोएम में। आई कॉल दैट पीस अ वंडर। कह रहा है कि मैं उस जो पिक्चर है उसको एक आश्चर्यजनक या आश्चर्य का पीस या टुकड़ा कहूंगा, क्योंकि बहुत ही विलक्षण ढंग से बनाई है फ्रा पेंडोल्फ ने। फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वर्कड विजली अ डे। पूरे दिन उसने मेहनत की है, बड़े ध्यान से उस पिक्चर को बनाने में उसको पूरा दिन लगाया। तो डेफिनेटली इतना नामी ग्रामी पेंटर, ऊपर से पूरे दिन मेहनत की है, तो डेफिनेटली इज अ पीस ऑफ वंडर। बहुत अच्छी पिक्चर उसने बनाई है। एंड देयर शी स्टैंड्स। और ये मौजूद है उस पिक्चर में उसकी लास्ट डचेस। ऐसा लग रहा है कि वो एकदम सामने खड़ी हो, हूबहू बहू, ऐसी सजीव ढंग से बनाई गई है। अब वो उससे कहता है कि विल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। क्या आप बैठेंगे और क्या उसको ध्यान से देखेंगे? क्या आप उसको देखना चाहेंगे? क्योंकि आई सैड फ्रा पैंडोल्फ बाय डिजाइन। बाय डिजाइन का मतलब क्या है? जानबूझकर मैंने बताया है। क्योंकि जब वो देखता है मैसेंजर उसकी पिक्चर को, डचेस की, तो उसके मन में एक सवाल आता है, उसकी आंखों में, कि आखिर इतनी सुंदर जो पिक्चर है, इसकी लालिमा इतनी चेहरे पर है, तमाम जो ब्यूटी का जो फ्लश है, फ्लश ऑफ दैट ब्यूटी एंड ब्लशिंग जो कह सकते हैं, चेहरे पर आती है महिलाओं के कई बार, आउट ऑफ हेजिटेशन या आउट ऑफ जो भी थोड़ी शाइनेस। तो वो उसको देख करके उसके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है। तब वो कह रहा है कि आई सैड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन। जानबूझ के कह रहा है कि मैंने इस बात पे इसलिए जोर दिया है कि ये पिक्चर किसके द्वारा बनाई गई? फ्रा पेंडोल्फ। क्योंकि फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू। क्योंकि किसी ने भी इससे पहले, तुम्हारे जैसे जो अजनबी आते हैं मेरे पास,
लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेंस, क्योंकि बहुत कम ही अजनबी होते हैं या कोई नहीं होता है ऐसा जिसको मैं जो काउंटेंस का मतलब क्या होता है, चेहरा, यहाँ पर कह सकते हैं फेस, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन दिखाया गया है उस पिक्चर में, उसको पढ़ने के लिए इजाजत किसी को नहीं है, तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर्स को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि द डेप्थ ऑफ द एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, बहुत कम लोग ही ये पढ़ने के इच्छुक होते हैं या उनको ये मौका मिल पाता है, बहुत कम लोग, और जिन जिन ने वो देखा है उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है उस पिक्चर में, जिन जिन लोगों ने देखा है वो बहुत ही कम हैं, दे आर वेरी लेस, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, और जिन जिन ने देखा है तो वो सिर्फ देख करके दे टर्न मतलब वो मुड़े हैं मेरी तरफ। अब ये यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में इसका मतलब ये है कि सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, क्योंकि एक पर्दा उसने लगाया हुआ है उस पिक्चर को ढकने के लिए, और कोई भी मेरे अलावा, ये आई बता रहा है खुद के लिए कि मेरे अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर्दे को आकर के हटा दे, जाहिर सी बात है, एक तो उसका ड्राइंग रूम है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आकर के उसके पर्दे को हटा करके उसकी पिक्चर को देखने लगे। तो कहता है जो लोग भी देखते हैं उस पिक्चर को, जिन जिन देखा है, दे टर्न, वो मुड़े, और उनकी आंखों में सवाल था, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, ऐसा लगा कि वो मुझसे पूछने लगेंगे या उन्होंने मुझसे पूछा कि इफ दे डर्स, या किसी किसी की हिम्मत हो गई ये पूछने की कि हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर, कि उसके चेहरे का जो जो ब्यूटी है या जो ब्लशिंग जो है आउट ऑफ शाइनेस या आउट ऑफ हेजिटेशन, वो इतना अच्छा पिक्चराइजेशन कैसे हो गया है, ये सवाल सभी ने पूछा है। तो जाहिर सी बात है, यू आर नॉट द फर्स्ट, है ना, नॉट द फर्स्ट एज आर यू टू टू टर्न एंड आस्क दस, मतलब इस तरह से पूछने वाले, ये सवाल पूछने वाले, यू आर नॉट द अलोन, इससे पहले जो भी कम लोग आए हैं स्ट्रेंजर्स, एक तो सबको इजाजत नहीं है वहां जाने की, गए भी हैं तो बहुत कम लोगों ने उन्हें मौका मिला है, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसने ना पूछा हो। तो जाहिर सी बात है, तुम भी पूछ रहे हो उस सवाल को, यू आर नॉट द फर्स्ट, तुम पहले इंसान नहीं हो ये पूछने वाले कि उसके चेहरे पर ये जो लालिमा है, भावों की लालिमा, वो कैसे आ गई। अब वो बता रहा है, सर was नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कह रहा है कि उसके चेहरे पर जो भावों की लालिमा है वो was नॉट इसलिए नहीं थी कि हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, ऐसा नहीं था कि उसका पति ही उसके सामने मौजूद रहे या मैं ही मौजूद रहूं तभी वो उसके चेहरे पर वो ब्लशिंग हो, ऐसा नहीं है। कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस, स्पॉट ऑफ जॉय का मतलब उसके गालों पे जो लालिमा है या जो खुशी की जो झलक है उसके गालों पर, वो सिर्फ मेरी ऐसा नहीं है कि मैं ही मौजूद रहता तभी आती, बल्कि चीक गालों पर, परहैप्स फ्रा पैंडोल्फ चांस टू से, कह रहा है कि जिस दिन ये पिक्चर बनाई गई है या इस पिक्चर में जो लालिमा दिख रही है, हो सकता है कि फ्रा पैंडोल्फ की वजह से आई हो। फ्रा पैंडोल्फ चांस टू से मतलब उसने कह दिया होगा कि मैडम हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज रिच टू मच, उसने कह दिया होगा कि मैम आपका जो राजसी लबादा है जो आपने पहन रखा है वो आपकी कलाई पर इकट्ठा हो गया है, जो कपड़ा है वो कुछ ज्यादा आ गया, आपकी कलाई को ढक रहा है। या ये बोल दिया होगा कि और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, कि आपके गले और गाल के आसपास जो अर्ध लालिमा है या थोड़ी हल्की चमक है, डाइज अलोंग हर थ्रोट मतलब थोड़ी हल्की चमक है, जाहिर सी बात है गाल जो है वो ज्यादा लाल होते हैं या जो ब्लशिंग होती है चेहरे पे ज्यादा दिखती है, गर्दन की तरफ कम होती है। तो वो कहना चाह रहा होगा कि ऐसे तो मैं आपकी पिक्चर अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि जो मेरा पेंट है वो कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो उस लालिमा को जो कम है आपके गले पर वो उसको रिप्रोड्यूस कर सके, उसको पिक्चराइज कर सके। तो इस तारीफ, ये जो कमेंट उसने की होंगी लबादा वाली और ये लालिमा वाली, तो सच स्टफ मतलब ऐसी कमेंट या ऐसी जो बात है, वॉज कर्टसी, उसको लगा होगा कि ये तारीफ है उसकी, कर्टसी मतलब तारीफ है, शी थॉट उसने सोच लिया होगा, एंड कॉज एनफ, और उससे क्या हो गया, कॉज मतलब उत्पन्न करना, एनफ पर्याप्त मात्रा में, फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, उसके गालों पर जो खुशी का जो झलक दिखी है, लालिमा जो दिखी है, वो इसी वजह से हो गई होगी। तो जो लालिमा बनी है उस पिक्चर पे, वो डेफिनेटली उस दिन फ्रा पैंडोल्फ की कमेंट से आ गई होगी, वही उसने वहां पर पिक्चराइज कर दी है। ये रीजन उसने एक्सप्लेन किया ब्रूक ने मैसेंजर को। शी हैड, अब वो उसके बारे में और बता रहा है कि शी हैड अ हार्ट,
हाउ शैल आई से, उसका इतना मतलब वो एक हृदय रखती थी जो कि सबके पास होता है, लेकिन कैसे मैं बताऊँ, इतना हल्का था या उतने हल्के मन वाली वो थी कि टू सून मेड ग्लैड, बहुत जल्दी खुश हो जाया करती थी। कोई आकर कुछ भी कह देता, प्यार से मैडम बोल देता, खुश हो जाती थी। टू इजली इम्प्रेस्ड, और बहुत ही जल्दी वो प्रभावित हो जाती थी दूसरों की तारीफ से, दूसरों के छोटे छोटे एक्शन से। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, जो कुछ वो देखती थी उसको पसंद आ जाता था। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो देखती भी सब कुछ थी। मतलब वैसे तो देखा जाए एक दूसरे सेंस में हम, कहीं न कहीं उसका नेचर बहुत ही मॉडेस्ट था। वो हर चीज़ को इक्वली समझती थी और सबकी रिस्पेक्ट करती थी, एप्रिशिएट करती थी। लेकिन ड्यूक क्योंकि वो घमंडी कह सकते हैं या एक पैट्रियार्कल थिंकिंग का इंसान है, तो उसको ये उसकी अपनी पत्नी की आदत अच्छी नहीं लगी, जबकि देखा जाए वो अच्छी आदत थी। बट ऐज़ ड्यू टू बीइंग ड्यूक या प्राउड नेचर जो भी है, उसको आउट ऑफ जेलसी उसने उसको मरवा देता है। आगे वो कहता है कि सर टॉस ऑल वन, टॉस ऑल वन का मतलब कि उसके लिए सारे लोग बराबर थे, सभी उसके लिए एक जैसे ही थे। देयर वॉज नो डिफरेंशिएशन। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, वो कहता है कि मैं उसको ला करके कोई ऑर्नामेंट दे देता, रॉयल ऑर्नामेंट, हर ब्रेस्ट मतलब उसके गले पर पहनने वाला कोई रॉयल ऑर्नामेंट ला करके दे देता। या द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, या पश्चिम में जो सूरज अस्त हो रहा होता था उसके शाम की जो डे लाइट थी, इवनिंग रेस थी, वो उसको बहुत अच्छी लगती थी, लगभग बराबर थी, चाहे राजसी ऑर्नामेंट होता और चाहे ये डे लाइट ऑफ द सेटिंग सन, या फिर बाउ ऑफ चेरीज सम ऑफिशियल्स फूल, या कोई मूर्ख टाइप का व्यक्ति या मामूली सा व्यक्ति उसको ला करके कोई चेरीज दे देता खाने की जो रहती हैं, या कोई छोटा-सा फूल कुछ लाके दे देता, टहनी कुछ भी, ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, बगीचे से तोड़ करके, या कोई उसको ला करके जो व्हाइट म्यूल मतलब एक सफेद रंग का खच्चर लाकर दे देता कि बैठो मैडम, आइए घूमते हैं। टेरेस का मतलब आसपास, महल के आसपास का जो एरिया था वहां घूमने के लिए। तो वो हर मामले में खुश हो जाती थी। वो सबकी तुलना किससे कर देती थी, उसी राजसी ऑर्नामेंट से जो कि स्पेशली ला करके ये ड्यूक उसको देता था। तो ये सारी चीजें उसकी नजर में सब बराबर थी, खच्चर, चेरी और सेटिंग सन की रेज और ये राजसी जो भी पहनने लायक होता था हार, सब कुछ बराबर था उसके लिए। ऑल एंड ईच, सब कुछ वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग, अप्रूविंग स्पीच। अप्रूविंग का मतलब क्या है, तारीफ वाला शब्द की वो सबके लिए वही शब्द बोला करती थी, तारीफ करती थी कि हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबको थैंक यू बोला करती थी। सभी उसके लिए बराबर थे। वो राजा और रंक या कहो कहो कि बड़ा स्टेटस छोटा स्टेटस, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। और ब्लश एट लीस्ट, सबको थैंक्स बोलती थी और नहीं तो कम से कम मुस्कुरा के तो जरूर दिखा देती थी। उसकी आदत थी, वो मुस्कुराती थी और जो ब्लश या जो लालिमा थी उसके गालों पर वो आ जाती थी। शी थैंक्ड मेन, वो हर किसी को धन्यवाद देती थी। तो ये कह रहा है गुड कि चलो अच्छी बात थी, मान लिया कि उसका ये स्वभाव बहुत अच्छा था, सबको धन्यवाद करने का था। बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन किसी तरह धन्यवाद देती थी, आई नो नॉट हाउ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे सभी को धन्यवाद दिया करती थी। तो ये उसको पसंद नहीं आता था। मतलब शी थैंक्ड एवरी टॉम डिक एंड हैरी, कोई किसी भी प्रकार का इंसान होता, किसी भी कैलिबर का, किसी भी क्लास का, एवरीवन वाज इक्वल इन फ्रंट ऑफ हर, हर किसी को वो समान रूप से देखती थी। एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 years ओल्ड नेम, अब वो कह रहा है कि मेरा 900 साल पुराना नाम, इज्जतदार नाम है मेरे परिवार का, मेरे खानदान का, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 900 साल पुराने इज्जत को या मेरे 900 साल पुरानी जो गरिमा थी मेरे नाम से जुड़ी हुई, वो किसी भी चीज को मतलब किसी भी व्यक्ति के गिफ्ट गिफ्ट से उसको वो जोड़ देती थी, या यूं कहिए कि छोटे से गिफ्ट के बदले में वो मेरे 900 साल पुराने खानदान की इज्जत को गिरवी रख देती थी, जो कि मुझे पसंद नहीं आता था। ये उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। आगे कह रहा है कि हु वुड स्टॉप टू स्टूप टू ब्लेम, स्टूप मतलब झुकना, कि मैं क्यों झुकता इतना, टू ब्लेम उसको रोकने के लिए। वैसे ब्लेम का मतलब होता है किसी पे दोष लगाना, लेकिन यहाँ पे कि क्यों मैं उसको करेक्ट करने के लिए, मतलब उसकी तुच्छ बातों को करेक्ट करने के लिए मुझे भी तुच्छ होना पड़ता, मुझे भी उतना झुकना पड़ता, अपना लेवल गिराना पड़ता उसको ठीक करने के लिए। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इस उस प्रकार का जो उसका ट्रिवियल बिहेवियर था, तुच्छ व्यवहार था, उसको ठीक करने के लिए मुझे भी झुकना पड़ता, तो मैं झुकना पसंद नहीं करता। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, यहाँ तक कि चाहे मुझे भले ही वो खासियत होती, स्किल होती
योग्यता होती मेरी भाषा में उसको ठीक करने की, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे पास नहीं है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, कि योर विल मतलब अपनी इच्छा कहने की, टू सच एन वन मतलब इस प्रकार की महिला से अपनी इच्छाएं कहने की मेरे अंदर भले स्किल होती उसको सुधारने की, कि मैडम देखो आप ठीक नहीं कर रही हो, फिर भी और मैं उससे जाकर कहता कि जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, कि या तो ये या वो बात आपके अंदर जो है, इन यू तुम्हारे अंदर जो बात है, डिस्गस्ट मी, इस बात से मुझे दिक्कत होती है, ये बात मुझे आपके अंदर अच्छी नहीं लगती है। ये मैं कह सकता था उससे, कब, जब मैं अपने आप अपना लेवल गिरा लेता। एंड हियर यू मिस, और यहाँ पर आपने ये कमी है, आपने इस व्यवहार में ये वाली चीज मिस कर दी है। एंड देयर एक्सीड द मार्क, और यहाँ पर आपने जो गरिमा है हमारे खानदान की, हमारे एक लेवल की, वो पार कर दी है, या बाउंड्री लाइन पार कर दी है। मैं उसको चाहता तो पिन पॉइंट कर देता, अलग अलग मामले में, अलग अलग सिचुएशंस में बता देता कि आपका यहाँ पे व्यवहार ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन टू, और चाहे वो मेरी बात सुनती भी, लेसन का मतलब होता है सिखाना, कि चाहे वो लेट हर सेल्फ लेसन मतलब चाहे वो अपने आप को सिखाने देती, मुझे मुझे मौका दे देती अपने आप को सिखाने का, समझाने का। और सो नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, और चाहे वो आपकी बात से एग्री कर भी जाती, हर विट्स टू योर्स को मतलब आपके सजेशंस को आप वो अपना ध्यान देती, विट्स टू योर्स अपना ध्यान देती, आपके सजेशंस को सुनती, या मेरी बात को सुन भी लेती, फॉरसूद, लेकिन हकीकत ये है, फॉरसूद मतलब इन रियलिटी मेड एक्सक्यूज, लेकिन शायद वो बहाने बनाती, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, या वो बहाने बनाती, या ये नहीं मानती कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है, या इवन देन वुड बी स्टूपिंग, फिर भी मेरे लिए एक तरह से ये झुकना ही होता, या अपने लेवल को कम करके उससे बात करना होता। और एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैंने अपने आप को झुकना पसंद नहीं किया, या मैंने अपने आप को उसके लेवल तक गिराना पसंद नहीं किया, क्योंकि आई एम ड्यूक, मैं ड्यूक हूँ, राजा हूँ, और मैं उसके जैसा नहीं बन सकता था, उसका स्वभाव ऐसा था। ओ सर, शी स्माइल्ड, वो आगे कहता है सर किसको, मैसेंजर को, कि शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, नो डाउट बहुत अच्छा था, अच्छी बात है मुस्कुराओ, लेकिन वेन एवर आई पास्ड हर, जब मैं उसको उसके पास से गुजरता था, वो हमेशा मुस्कुराती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन एक आदमी बता दीजिए जो उसके पास से गुजर गया हो और उसको भी वही मुस्कुराहट ना मिली हो जो कि मुझे मिलती थी। जाहिर सी बात है, मैं उसका पति हूँ, या मैं उसका मतलब ड्यूक हूँ प्लस उसका पति, तो मुझे जो स्माइल मिलती वो अलग होती, और जो दूसरा मामूली आदमी होता उसको अलग होती, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उसके ये चाहता था कि उसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए एज हस्बैंड, लेकिन वो उसको ऐसा नहीं करती थी। दिस ग्रीव, और उसकी ये आदत जो थी वो बढ़ती चली गई, दिस सिली हैबिट ग्रीव, बढ़ती गई बढ़ती गई। आई गेव कमांड्स, मैंने ऑर्डर दे दिया, क्या ऑर्डर दे दिया, कमांड्स मतलब आज्ञा दे दी, किसको, अपने जो भी होंगे सैनिक या जो भी मैसेंजर या जो भी उसका काम करने वाले नौकर। आई गेव कमांड्स, क्या कमांड्स दी, टू पुट हर टू डेथ, कि जाकर के इसको खत्म कर दो क्योंकि बहुत हो गया। देन ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, और जब भाई आदमी मर ही जाएगा तो सारी मुस्कुराहट रुक ही जाएगी, फिर चाहे कोई भी हो। अब इस तरह से उसकी सारी मुस्कुराहट जो थी वो रुक गई, या उसकी आदत खत्म हो गई उसके साथ साथ। देयर शी स्टैंड्स इफ अलाइव, जैसे कि वो अभी जीवित हो, फिर से पिक्चर की बात कर रहा है, आप देखिए। विल्ट प्लीज यू राइज, क्या आप उठेंगे, अब मैसेंजर से कह रहा है, जितनी देर से उसको सुना रहा था कि क्या आप उठेंगे। विल मीट द कंपनी बिलो, कुछ लोग, कंपनी मतलब कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं, बिलो, आइए चलते हैं। देन आई रिपीट, फिर मैं कहता हूँ कि द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस, का मतलब क्या है, अमीरी, कि आपके जो राजा हैं काउंट, वो जाने जाते हैं किस बात के लिए, अपनी अमीरी के लिए। इज एम्पल वारंट, ये उनकी अमीरी है, या इस बात की वो परिचित हैं, जाने जाते हैं, इस बात की गारंटी है, इज एम्पल वारंट, ये पर्याप्त गारंटी है, कि दैट नो जस्ट प्रिटेंस, कि ये कोई बहाना नहीं है, या वो नहीं मना करेंगे, प्रिटेंस मतलब क्लेम ऑफ माइन, मेरा, फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड, कि मैं उनसे कुछ भी मांगूंगा या दहेज के रूप में कुछ भी चाहूंगा उसको वो मना नहीं करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। कि माइन प्रिटेंस विल नॉट बी डिसअलाउड, का मतलब कि मेरा कोई भी दावा दहेज के प्रति वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि ही इज वेरी रिच। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, यद्यपि उनकी फेयर डॉटर सेल्फ मतलब उनकी
जो बेटी है उसका हाथ एज आई अबाउट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वचन दे दिया था एट स्टार्टिंग, शुरुआत में ही, बिगनिंग में, इज माई ऑब्जेक्ट, मतलब हालांकि मेरा ऑब्जेक्ट है उनकी सुंदर बेटी से शादी करना, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कह दिया था कि शादी करना ही मेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो मेरा जो दहेज का जो क्लेम है उसको मना नहीं करेंगे। ये लालची भी है, घमंडी तो ही है, लालची भी है दहेज का। ने अब जब उठ के चल देता है नीचे कंपनी से मिलने के लिए, तो जो मैसेंजर है वो थोड़ा सा उसको रास्ता दे देता है उठ के चलने का कि आप चलिए। तो वो उसको कहता है नहीं 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 नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन सर। वो कहता नहीं, आप भी चलिए, मैं तो जा ही रहा हूँ, और मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं तो चला जाऊं और तुम बैठ करके आराम से मेरी जो लास्ट डचेस है उसकी मूर्ति को निहारो। ये मैं नहीं होने दूंगा। मतलब अभी भी मरवा भी दिया है उसको, पिक्चर भी बनवा ली, लेकिन जेलसी अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो वो कह रहा है चलिए चलते हैं, हम दोनों साथ साथ चलेंगे, आप भी मेरे साथ चलिए। फिर जैसे ही वो उतर रहा होता है स्टेयर्स से, तो वहां पर एक नेपच्यून, मतलब ये क्या होता है, सी गॉड है, ग्रीक मिथोलॉजी में इसको बोलते हैं समुद्र का देवता। दो टेमिंग अ सी हॉर्स, और एक ऐसी मूर्ति बनी हुई है इसकी जिसमें वो समुद्र को जैसे कि एक घोड़े की तरह उसको राइड कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। टेमिंग अ सी हॉर्स मतलब समुद्री जो घोड़ा है उसको वो टेमिंग कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है नेपच्यून। दो अ रेयरिटी, ये ऐसी पिक्चर बहुत ही रेयरिटी मतलब दुर्लभ है, जिसको किसने बनाया है, विच क्लॉस ऑफ इंसब्रग, ये भी एक नाम है आर्टिस्ट का जिसने इसके लिए ब्रॉन्ज में बनवा के, कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, मेरे लिए स्पेशल बनवा के दी है। अब ये क्यों बता रहा है, ये अपनी वैल्यू बता रहा है कि देखो इतनी इतनी दूर से मेरे लिए गिफ्ट आ रहे हैं, आई एम सो मच पॉपुलर या सो फेमस, या मेरी इतनी ज्यादा डिग्निटी है, इतना ज्यादा मैं रेस्पेक्ट मिलती है मुझे हर तरफ, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट का मैं लायक हूँ, हकदार हूँ। कहीं ना कहीं वो अपनी बस घमंड में चूर है, जेलसी में सब बता रहा है। और ये था आपका हिंदी सारांश या एक्सप्लेनेशन इस पोएम की। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं इफ़ यू लाइक।